उनकी शहादत को मैं नमन करता हूं और देशवासियों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि हमारे सुरक्षा बलों में वो सामर्थ्य है कि दुश्मनों की कोई भी नापाक इरादों को उगते ही खत्म करने की वो ताकत रखते हैं और देश को सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना। हमारे तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सीपाल सिंह साहब, आपसे यहां पर जानना चाहूंगा, ये पंजाब को ही बार बार निशाना क्यों बनाया जा रहा है? क्या जो आतंकियों का मॉड्यूल रहा है इससे पहले जो हमने देखा है, जो प्लानिंग रही है, उसमें ये एक बड़ा चेंज माना जाए क्या? क्योंकि गुरदासपुर हुआ, उसके बाद अब पठानकोट, ये क्यों? ये देखिए, एक तो ये है कि पंजाब में आईएसएस का खास इंटरेस्ट है कि किसी तरह से यहां पे दोबारा टेररिज्म को खड़ा किया जाए। हाँ। दूसरी बात कि पंजाब जो है ये सरहदी इलाका है जो जम्मू और कश्मीर के साथ और पाकिस्तान के साथ लगता है। तीसरी बात, जैसे मोहम्मद का बेसिक जो है अंसर, जो उनका सरगना है, मौलाना मसूद अजहर, वो कश्मीर के है और कश्मीर में उनका बेस था। जब उनको गिरफ्तारी से रिहा किया गया, जब उनको जेल से लेकर कंधार में जाके छोड़ के आए, स्वाप ओवर किया गया, तो उसके बाद उनके जितने जैसे मोहम्मद के बड़े बड़े एक्शन वो सारे के सारे JNK में हुए। आप इस साल की बात करिए, इस साल में जून में तंगदार में इन्होंने अटैक किया जैसे मोहम्मद में, उसमें अक्टूबर में फिर किया, नवंबर में 2 अटैक किए। हर टाइम पे इन्होंने हमारे आर्मी बेसिस पे, आर्मी ब्रिगेड पे अटैक किया। तो जब इनका सारा बेस जैसे मोहम्मद का है वो इस एरिया में है, इसलिए जो आपका पंजाब है इस ज्यादा उसकी असर में आ रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप सब ने बातें की, मैं ये कहता हूं जो आपके जो मौलाना साहब है, इनको गिरफ्तार किया एक प्रेशर पड़ने पे, हिंदुस्तान के प्रेशर पे इन्होंने गिरफ्तार किया पाकिस्तान ने, लेकिन कुछ महीने के बाद, कुछ दिनों के बाद हाई कोर्ट ने उनको छोड़ दिया, पाकिस्तान हाई कोर्ट ने। हाँ। तो क्या है, हमारे आंखों में मिट्टी डालने वाली बात है। आपके सबूत मांगते हैं, सबूत दिए गए, गिरफ्तार किया गया, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने एम्फसाइज किया, गिरफ्तार उनका, फिर उनको छोड़ दिया। तो आज अजहर साहब अपने आप को बहुत बड़े समझते हैं, हर रोज जैसे मोहम्मद के एक्शन हो रहे हैं और उनका एक स्ट्रेटजी ये है कि आप सबसे ज्यादा उन एरिया में जाए जहां पे आप आर्म्ड फोर्सेस को, पुलिस इंफॉर्मेंट को या वनरेबल एरिया को जाकर अटैक करो, और वो सुसाइड अटैक है। आप ये समझते हैं कि ये सुसाइड अटैक आपके बातों से, आपके ये कहने से, हम मुंह का जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, आपने 4 आदमी जनरल बख्शी, क्या आपको लगता है कि हाफिज सईद जिस तरह से मोदी नवाज से मिलाया हुआ था, ये उसका बदला है क्या? देखिए साहब, आप जो है नवाज शरीफ साहब पे जरूरत से ज्यादा ट्रस्ट करके अपनी क्रेडिबिलिटी को दांव पे लगा रहे हैं आज के दिन। सीधी और सीधी बात, नवाज शरीफ वही शख्स है जिसके प्राइम मिनिस्टर के काल के दौरान कारगिल के हमले हुए थे, कारगिल का युद्ध हुआ था, 550 से ज्यादा हमारे अफसर JCO जवान शहीद हुए थे। हम किस बुनियाद पर इतना इनके ऊपर भरोसा कर रहे हैं? क्या ये फौज और नवाज शरीफ की जो सो कॉल्ड जो इनके बीच में डिसोनेंस है, ये महज नूरा कुश्ती है? हाँ। जहां तक भारतवर्ष का सवाल है, वो दोनों एक पेज पे हैं। वो आपके ऊपर पिछले 30 साल से लगातार वार पे वार करे जा रहे हैं। भारत की जनता ने परेशान होकर एक सरकार लाई थी जिससे हमको पूरी उम्मीद थी, और अभी भी हमको उम्मीद है कि हमारा जमीर जागेगा और हम जो है पाकिस्तान के लिए कीमत बढ़ाएंगे। भारत में जो खून गिर रहा है हमारे लोगों का, वो चवन्नी में नहीं जाना चाहिए। कहीं ना कहीं तो पलटवार होना चाहिए, कहीं ना कहीं तो पाकिस्तान के लिए कीमत बढ़ाई जानी चाहिए। आमिर, जवाब देना चाहेंगे आप? क्या मतलब है बख्शी जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, ये बात तो आप मानेंगे ना कि नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं, जो आपकी जमीन पर फल फूल रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई और वो खुलेआम भारत को धमकाते रहते हैं। वो मोदी नवाज जब मिलते हैं, जब दोस्ती की बातें होती हैं, वो भी उनको रास नहीं आती। ये तमाम बातें तो मानेंगे आप? समीर भाई, एक बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अभी मेरे भाई ने जो
दो स्टेटमेंट्स दी हैं उनको मैं करेक्ट करना चाहूंगा जी। लाहौर हाईकोर्ट ने मौलाना मसूद अजहर को जिस मामले में उसको रिलैक्स किया था, उसकी नजरबंदी खत्म की थी। वो ऑलरेडी पहले ही नजरबंद था। उसकी नजरबंदी के बाद अब महीना 2-3 हो चुके हैं कि वो दोबारा नजरबंद है। एक चीज। नंबर 2, दहशतगर्दी के हवाले से जो पाकिस्तान का हालिया स्टांस है ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब के बाद से और अब तक, हाँ। इसको तो कंसीडर वर्ल्ड लेवल पे किया जा रहा है। देखिए, अगर कोई ऐसी एक्टिविटी है, मौजूद है, माजी में है, लेकिन अगर नॉन स्टेट एक्टर्स के खिलाफ पाकिस्तान अगर खड़ा हो रहा है, अगर आप उसी तरह नीयत पे शक करते रहेंगे तो मेरा ख्याल है कि ये दोस्त अपनी कौम के लिए और उधर साइड के लिए ये कोई अच्छा पैगाम नहीं दे रहे। तहसीन, क्या आप इन बातों से इत्तेफाक रखते हैं? होने के बावजूद, नंबर 2 बात, अगर नजरबंद होने के बावजूद वो एक्शन कर रहा है, हाँ, मैं बिल्कुल, तो ये तो और आपकी नाकामी है। बिल्कुल। आमिर सुहेल साहब, सिंह साहब एक बड़ी खतरे की बात कर रहे हैं कि अगर वो नजरबंद होने के बाद भी ये सब कुछ कर रहा है तो ये आपकी और बड़ी नाकामी है। अब ये क्या है, नजरबंद काहे का है? हाँ, उसकी नजर तो हिंदुस्तान के ऊपर है। हाँ। उसने तो इस साल के अंदर 4 अटैक कर दिए, 4 अटैक किए जैसे मोहम्मद ने, वायलेंट अटैक। और आमिर, जब नरेंद्र मोदी मिलते हैं नवाज शरीफ से तो हाफिज सईद खुलेआम बयान देता है, किसी से डरता नहीं है वो। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि वो पाकिस्तान सरकार से डरता है। वो तो खुलेआम बयान देता है उसके खिलाफ, हमें धमकी देता है। तो किसी के सबूत मौजूद नहीं है। अगर ये बात है तो आप मोदी साहब क्यों नहीं मियां नवाज शरीफ साहब से बात करते, जो हाफिज सईद के मामले पे बात करें, वो जो दाऊद है उसके पर बात करें। देखिए, बात कुछ और है। हाँ। ये नॉन स्टेट एक्टर जो इंतहा पसंद कुव्वतें हैं वो भारत में भी हैं, वो पाकिस्तान में भी मौजूद हैं। वो नहीं चाहती कि आप जब भी मुलाकात करते हैं, जब भी अच्छा जेस्चर देते हैं, इस तरह की वारदात ठीक है, होती ठीक है। तहसीन, आपका जवाब देना चाह रहे हैं। ये बात मैं इस पर रोकना चाहूंगा। हाँ। सोहेल साहब, आप किन नॉन स्टेट एक्टर की बात करते हैं हिंदुस्तान के अंदर? आप एक आदमी का मैं तहसीन में आ रहा हूँ आपके नाम पास। लेकर दीजिए ना, हम तो आपको पूरी लिस्ट दे रहे हैं आपको, हाफिज सईद से लेकर दाऊद इब्राहिम तक। आप एक नाम दीजिए। दिक्कत है नहीं, आरपी सिंह साहब वो ये कह रहे हैं कि जो दोस्ती की बात होती है, नहीं सिंह साहब वो ये कह रहे हैं कि दोस्ती की बात होती है नवाज शरीफ से, हाफिज सईद की बात नहीं होती, दाऊद इब्राहिम की बात नहीं होती, वो ये कह रहे हैं। तहसीन, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे, बोलिए। अगर नॉन स्टेट एक्टर के खिलाफ इतना इनका जोर है तो ये हमारे बॉर्डर के ऊपर सारे नॉन स्टेट एक्टर के कैंप लगे हुए हैं, जो टेररिस्ट कैंप लगे हुए हैं। सिंह साहब, तहसीन को अपनी बात पूरी करने दीजिए। क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, तहसीन बोलिए। नहीं सर, नाम तो पूछ लीजिए, किसका नाम ले रही है? आमिर सोहेल साहब, नाम तो बोल दीजिए, नॉन स्टेट एक्टर कौन? हम तो नाम दे रहे हैं आपको। आमिर सोहेल और पूरा पैनल जो बैठा, ये नहीं कोई सबसे सब आपको नाम दे रहे हैं। ठीक है आरपी सिंह जी, ठीक है, दूसरों को भी अपनी बात रखने दीजिए। तहसीन बोलिए, आप अपनी बात रखिए, पूरी कीजिए। ट्रेन का वाकया हुआ वो पंजाब में हुआ और वहां से जो है वो रॉ के ऑफिसर्स पकड़े गए, हाँ। उस मामले पे क्यों नहीं बात करते? अरे कोई नाम दीजिए ना, खामखा में आप ऐसी बात क्यों करते हैं? समीर साहब, वो आप गोली कर रहे हैं। तहसीन, अपनी बात आप पूरी कीजिए, हम सुन रहे हैं, बोलिए आप। हमें इन चीजों को 2 चीजें जी। आमिर सोहेल जो कह रहे हैं, हाँ। सबसे पहली बात, दाऊद इब्राहिम मोइन पैलेस में कराची में रहते हैं। हाँ। उनका लड़का मोइन कराची में रोज संडे क्रिकेट खेलता है, ये बात जग जाती है। इसके कई सबूत, चाहे वो कांग्रेस की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, डोजियर दे चुकी है पाकिस्तान को। अभी हम जानते हैं कि दाऊद इब्राहिम का 60th बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ, छोटा शकील की बेटी की शादी हुई। दाऊद इब्राहिम तो इंडियन सिटीजन है, वो हैंड ओवर करते नहीं है। दूसरी बात है, हफीज सईद की बात है। हफीज सईद के बाद डोजियर की बात छोड़िए, अभी डेविड हेडली ने कन्फेशन किया है अमेरिकन कोर्ट्स के अंदर, उन्होंने टेस्टिमनी दी है हफीज सईद के रोल के ऊपर। तब भी हफीज सईद को अरेस्ट नहीं करते, कहते हमारे पास सबूत नहीं। इनके पास एंटी टेरर लॉ है जिसमें ये नहीं, लेकिन आमिर सुहेल, तहसीन, आमिर सुहेल दूसरा सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर ऐसे ही हालात हैं तो आप प्रधानमंत्री दोस्ती की बात क्यों करते हैं? वो फिर दाऊद इब्राहिम का नाम क्यों नहीं लेते, हाफिज सईद का नाम क्यों नहीं लेते? वो ये बात कर रहे हैं। मैं आ रहा हूं उस बात पर जी। तो जो बात कह रहे हैं, अब ये बार बार मैं उसी पर आ रहा हूं। अब ये हाँ। बार बार कहते हैं कि नॉन स्टेट एक्टर्स पाकिस्तान कहते हैं। हमें याद रखना चाहिए हिलरी क्लिंटन जी ने क्या कहा था। हिलरी क्लिंटन ने पाकिस्तान को यह कहा था, अगर आप आपके बैकयार्ड में सांप रखोगे कि वो आपके नेबर्स को काटेगा, एक दिन वो आपको भी डसेगा। ये नॉन स्टेट एक्टर्स प्रणब मुखर्जी ने कहा, आसमान से तो नहीं आए, हाँ। ये पाकिस्तान की सरजमीन पे है।
और पाकिस्तान इन पर कार्रवाई नहीं करती। जहां तक सवाल है नरेंद्र मोदी जी का, नरेंद्र मोदी जी को बात करनी चाहिए, लेकिन वो बात टेररिज्म पे होनी चाहिए। बहुत अफसोस की बात है, पंजाब में बार बार टेररिज्म हो रहा है। गुरदासपुर हुआ, पठानकोट हुआ। मेरे जो मामा है वो पंजाब के लिए शहीद हुए हैं। मैं जानता हूं इसका दर्द क्या है पंजाब का। ये फिर से पंजाब में टेररिज्म चालू हो रही है। बख्शी साहब जैसे वीर लोगों ने इस देश के लिए अपना खून बहाया है। आप अगर बात कर रहे हो तो आप टेररिज्म को मुद्दा क्यों नहीं बनाते? आप मुद्दा बिजनेस, सेल्फी, शादी, आप प्रोफेशनली क्यों बात नहीं करते हो? एमईए के थ्रू आप किसी पुलिस इंस्पेक्टर को बैंकॉक भेजते हो, आप जाते हो। यही हुआ, वाजपेयी साहब कारगिल गए, वाजपेयी साहब लाहौर गए, हमें कारगिल मिला। मोदी साहब शादी में गए, हमें पठानकोट मिला। खिलाते आपकी तरह हमें पठानकोट सुनना चाहते हैं। देखिए, और मेरे ख्याल आपकी जानकारी कम है। आपने ऊफा नहीं पढ़ा। ऊफा के अंदर कैटेगोरिकल सबसे पहला मुद्दा टेररिज्म का है, उसके बाद बाकी सारे मुद्दे हैं। और कहा गया टेररिज्म के अलावा दूसरी बातचीत बाद में होगी, और कंपोजिट डेवलप भी होगा तो टेररिज्म सबसे पहले होगा, बाकी बातचीत सब में होगी, बाकी बातचीत बाद में होगी। पास सबूत था। समीर साहब जी, समीर साहब मैं बोलना चाहता हूं, मैं जवाब देना चाहता हूं। अगर इनका बोलना बंद हो, बहुत संक्षेप में तहसील, और अगर चैनल ने कहा, मैं अभी आरपी सिंह को एक्सपोज करता, मैं संक्षेप में कहता हूं, अगर सबूत था कि बात हो रही थी, आईबी खुद कहता है कि हमारे पास रिकॉर्डेड कॉन्वर्सेशन थे, क्यों मोदी साहब ने यह बात नवाज शरीफ के साथ नहीं उठाई? और दूसरी बात, प्रकाश जावड़ेकर ने एक्सक्लूसिव लाइव इंडिया को कहा है कि बातचीत जारी रहेगी। ये प्रकाश जावड़ेकर जी ने अभी आपके चैनल पे कहा है। क्यों आप बातचीत बंद नहीं करते हो? क्यों आरपी सिंह साहब आपके चैनल पे आते गलत बात करते हो और इंटेलेक्चुअली 26/11 के बाद बातचीत बंद करी थी क्या? आपने 26/11 के बाद बातचीत बंद करी थी क्या? ये हमें समझाइए, जरा ये समझाइए हमारे दर्शकों को, ये जो बातचीत हो रही है कि भाई हम क्या भारत पाकिस्तान से बातचीत बंद करने से तो कुछ हासिल वसूल होगा नहीं, पड़ोसी तो हम अपना बदल नहीं सकते। हाँ, ये जरूर मानते हैं कि भारत का एक बिगड़ा हुआ बच्चा है पाकिस्तान, ठीक है, उसको संभाल कर भी रखना है, उससे आपको बातचीत भी करना है। वो समय समय पर ऐसी हरकतें भी करता रहेगा कि हमें गुस्सा आए, हम करें क्या? डॉक्टर गोयल। हाँ, मैं बस खाली बहुत छोटे में दो चीज कहूंगा। जी मैं आ रहा हूं, बख्शी साहब आपके पास भी आ रहा हूं। बहुत छोटे में दो चीज कहूंगा जी। पाकिस्तान के साथ में बातचीत के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने सारा सुना है। मैं जो आज सुना उनकी बात करते हैं जनरल बख्शी, मेजर बख्शी, मैं मानता हूं। हाँ। लेकिन भारत की फौज अभी क्या सीधा कोई एक्शन लेने के लिए तैयार है? तो बातचीत के अलावा कोई रास्ता नहीं है। दूसरी चीज, जो पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद की वारदातें होती हैं या जो भी अगेंस्ट इंडिया वारदातें होती हैं जी, उनका जवाब देना जरूरी है। हाँ। लेकिन जवाब देना बातचीत तोड़ना नहीं है। जवाब देने के और भी तरीके होते हैं, और ये तरीके बातचीत के साथ साथ भी इख्तियार किए जा सकते हैं। हाँ। तो मैं खाली ये कहना चाहूंगा कि ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, दोनों चीजें इकट्ठी हो सकती हैं। हाँ। जवाब भी देना जरूरी है और बातचीत करना भी जरूरी है। जनरल बख्शी, इस बात से इत्तेफाक रखते हैं आप? दोनों चीजें जरूरी हैं, दोनों चीजें एक साथ हो सकती हैं। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं जी कि क्रेडिबिलिटी बहुत बड़ी चीज है। आपकी कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। हाँ। अगर आपने एक प्रिंसिपल्ड पोजीशन ली है कि बम बंदूक धमाकों के साथ साथ बातचीत नहीं हो सकती, तो ये एक करेक्ट और प्रिंसिपल्ड स्टैंड है। आप अगर इससे बदलते हैं तो आपकी क्रेडिबिलिटी को नुकसान होगा इस देश के लोगों के साथ, इसमें कोई शक नहीं है। हम लोग बच्चे नहीं हैं कि हम बदलते हुए पैतरे और तेवर नहीं समझ सकते। हम इलेक्शन के पहले कुछ कहें और जब मौका आए शौहर दिखाने का तो कुछ और कहें, तो हमारी कथनी और करनी में साफ फर्क आएगा। कहा जा रहा है कि हम पाकिस्तान का कुछ नहीं कर सकते। कौन कहता है? हम पाकिस्तान के लिए कीमत बढ़ा सकते हैं। बहुत सारे विकल्प हैं शॉर्ट ऑफ फुल स्केल वॉर जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप तोपखाने का फायर खोला है आपने क्या? 2003 में हमने तोपखाने का फायर खोला था नीलम वैली के ऊपर, और पाकिस्तान ने घुटने टेक कर सीज फायर मांगा था। 10 साल चला वो सीज फायर, लेकिन आज तक वो जो है सिवाय मोटर और स्मॉल आर्म्स के आगे हम लोग नहीं गए हैं। आप एयर स्ट्राइक्स कर सकते हैं, आप जो है वहां पे रॉकेट अटैक्स कर सकते हैं,
उसके कैंप्स के ऊपर, उसके बेसिस के ऊपर आपके स्पेशल फोर्सेस जाके ऑपरेशन कर सकते हैं। ऑपरेशन शॉर्ट ऑफ वॉर में हजारों ऑप्शंस हैं आपके पास। हाँ। लेकिन आपको थोड़ा हिम्मत दिखानी पड़ेगी। हाँ। इस पे अनुसरण करने के लिए। सिंह जी, ये सवाल बहुत जायज सवाल है, क्योंकि चुनाव से पहले जो हिम्मत दिखाने की बात हुई थी वो नहीं दिख रही है। एक बड़ा मौजूद सवाल है ये, इसका जवाब आपको देना चाहिए मुझे लगता है। बिल्कुल मैं दे रहा हूं। बख्शी साहब, एक बात आप बता दीजिए ईमानदारी से। हाँ, जितनी फौज को छूट पिछले 2 साल में मिली है या पिछले 20 महीने में मिली है, इतनी छूट पहले थी फौज को। फौज के हाथ खोल दिए गए कि हर बात का अगर एक वहां से गोली चलती है आप 4 गोली 10 गोली से जवाब दीजिए, ये दे दी गई। और जो आप कह रहे हैं वो भी कंसिडर किया जा सकता है, मैं बिल्कुल मानता हूं आपकी बात, वो भी कंसिडर किया जा सकता है, वो भी कंसिडर किया जाना चाहिए। मैं इस बात से बिल्कुल आपके राजी हूं। परंतु वो क्या टाइम होगा, कैसे होगा, वो देश के हालात देखते हुए कब करना है, वो जो लोग बैठे करेंगे चिंता उसकी। वो कोई टीवी चैनल और डिबेट में तैयार नहीं होगा जो चर्चा आप कर रहे हैं। तहसील, लेकिन आप जो जनरल बख्शी जो जिस बात का जिक्र कर रहे हैं वो उसे चेतावनी की तरह क्यों ना लिया जाए, क्योंकि यहां पर भी कोशिश की गई, भले ही 3 जवान शहीद हुए हैं और वो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, 3 जवानों ने शहादत दी है, लेकिन और भी बड़ा इसका असर हो सकता था। जिस तरह से एयरफोर्स के पूरे बेस को निशाना बनाने की कोशिश की गई और ये सब कुछ पाकिस्तान की सरजमीन पर बैठकर प्लान किया गया। देखिए, अगर ये क्या मैं आ सकता हूं? किया गया जैसा आईबी आज कह रहा है। बख्शी जी, मैं इसके बाद आ रहा हूं आपके पास, तहसील के बाद आपके पास आ रहा हूं। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जी समीर साहब, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। आपने बहुत सही कहा। हाँ। ये पाकिस्तान की जमीन पर प्लान हुआ है, आईबी के पास सबूत है। हाँ। और मैं अभी वजीर आजम का बयान आपको पढ़ते सुनाता हूं, 1 सेकंड लगाएगा। वजीर आजम कहते हैं मानवता के दुश्मन हिंदुस्तान को आगे बढ़ता नहीं देखना चाहते, एनिमीज ऑफ ह्यूमैनिटी। क्यों वजीर आजम पाकिस्तान का नाम नहीं लेते अभी? अब भी वो क्यों नहीं लेते पाकिस्तान का नाम? क्यों डर रहे? कहां गई वो 56 इंच की छाती? ये वजीर आजम ने सिर्फ बड़ी बड़ी बातें की। इनके पास कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो कुछ भी हो। वो पाकिस्तान से अमेरिका के प्रेशर में बात कर रहे हैं। बातचीत होनी चाहिए, लेकिन डायलॉग स्ट्रक्चर्ड और टेररिज्म के सिलसिले में होनी चाहिए। और अगर हमारे पास सबूत था तो वजीर आजम ने वो जो आप अपने नेट सेट मारे हैं उस पर थोड़ा और सेट मारिए और जरा देखिए उफा में क्या चर्चा हुई थी। आप जिस टेररिज्म की बात कर रहे हैं और उसमें सबसे पहला पॉइंट एजेंडा का क्या था? वो टेररिज्म का कुछ और था। और एक और ये यही सरकार थी जिसने यहाँ से मुशर्रफ को बैन उठाया था। आपने कभी हिम्मत नहीं जुटाई। ये एनडीए सरकार पहली थी और ये एनडीए सरकार दूसरी थी जिसने पाकिस्तान के लोगों को वापस हुर्रियत में जवाब दूंगा, इसलिए हमको मत सिखाइए। आप मैं जवाब दूंगा जी, मैं 1 सेकंड में जवाब दूंगा। इस देश का दुर्भाग्य है, इस देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ पर सोनिया गांधी मनमोहन सिंह का रिमोट काउंटर से चलाती रही और मनमोहन सिंह का बेचारा पूछना पड़ता था में जाकर पूरे हिंदुस्तान को शर्मसार कर रहे थे। ये जो आज यहाँ पर बैठे अमर सोहेल साहब बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं, ये मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी की देन है। ये तो इनकी हिम्मत थी, ये बात कर लेते यहाँ पर इतनी बात बलूचिस्तान की और हमारे पर इल्जाम लगाते ये आपके प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। ठीक है, हो गई आपकी बात। तहसीन बहुत संक्षेप में, बहुत संक्षेप में मैं जवाब दे देता हूँ। हाँ सॉरी, बहुत संक्षेप में फिर से दोहराऊंगा। एम्प्टी वेसल्स मेक द मोस्ट नॉइज। और दूसरी चीज फिर से दोहराऊंगा, झूठ बोलने का ठेका सिर्फ कांग्रेस और कांग्रेस के प्रवक्ता में लेता है। सिंह साहब आपके शो पे आते इतनी गलत बात करे। 26/11 के बाद हमने डायलॉग सस्पेंड किया था। ये बात आरपी सिंह साहब आपके शो पे आके फिर से एक्सपोज हो गए, फिर से और एक झूठ बोला और फिर से झूठ के बाद जारी किया नहीं किया आपने। जनरल बख्शी, लेकिन पीएम मोदी ने आज ये भी कहा है कि भाई हम इस तरह के हमले जब होंगे तो उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। देखिए, दुश्मन की ऐसी हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। देखिए, मैं सिर्फ ये याद दिलाना चाहता हूं जी, माफ कीजिए, कि पाकिस्तान के टेररिस्टों ने हमारे एक अहम एयरबेस पे हमला करके एक बहुत गलत संकेत दिया है। ये तो केवल और केवल आपके जवानों की बहादुरी और शहादत है कि आपके जहाज बच गए। बिल्कुल, हम उन्हें सलाम अगर आपके 3, 4, 5 जहाज आज गर्क हो गए होते तो ये तो भारत के ऊपर सीधा एक हमले के बराबर है जी। 1965 में इसी बेस पे हमला हुआ था पाकिस्तान की हवाई फौज का। 1971 में इसी बेस पे हमला हुआ था। लड़ाई में ये एक अहम हिस्सा है।
हम इसको नजरअंदाज कर रहे हैं क्योंकि हम सस्ते में छूट गए आपके जवानों की शहादत से। हम इसको वो तवज्जो नहीं दे रहे जो हमको एज अ देश देनी चाहिए। सीपाल सिंह जी, क्या आप ये बात मानेंगे किसी बाजार जवेरी जिस कदर तवज्जो देनी चाहिए, जितनी गंभीरता से हमले को लेना चाहिए, नहीं ले रहे क्या? ये बात सही है क्या? ये बिल्कुल सही है जी, ये बिल्कुल सही है। हाँ। जो बख्शी साहब कह रहे हैं इतनी इंपॉर्टेंस इसको देनी चाहिए, वो नहीं दिए जा रहे। हाँ। ये इंटर राइवलरी, पॉलिटिकल राइवलरी शुरू हो जाती है। हाँ। यहाँ टेररिज्म का इतना जबरदस्त अटैक जो कि मिग खड़े थे वहां पे, अगर खत्म हो जाते तो हमारे मुंह पे इतनी चपेट लगनी थी। हाँ। अब तो म्यांमार की बात हुई तो म्यांमार में हमने क्या किया, बड़ा ऊंचा ऊंचा करके बता दिया कि हमने अम्बुश किया था आर्मी को, हम उनके घर तक चले गए। अरे यहाँ पे जो आप स्टेट के जो एक्टर नहीं है, नॉन स्टेट एक्टर्स के कैंप पड़े हुए हैं आपके लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ, एलओसी के साथ साथ। चलो उसी में साथ हमारे साथ आप साथी करो, पाकिस्तान वालों, उसके साथ उनको तो निश्तो नमूद करो, उनके साथ तो हमारा मदद करो। तो चाहे वो कैंप पड़े हुए हैं वहां पे 300-400 कैंप लगे हुए हैं जहां से वो इन्फिल्ट्रेट होते हैं, वहीं करो। फिर आप अजहर जैसा आदमी, जो कि आपका अजहर जैसा आदमी जिसका मदरसा से कराची से मामला शुरू हुआ और उसका सादा डायरेक्ट कांटेक्ट सुन्नी टेररिज्म के साथ है। हाँ। अजहर का अजहर अफगानिस्तान के पहले जो प्रेसिडेंट थे उनके अंडर काम करता था, और जो जैसे मोहम्मद है इसका डायरेक्ट कनेक्शन अलकायदा के साथ रहा है। इस किस्म के आदमी को आपने नजरबंद करके रखा हुआ है। हाँ। लेकर वो फिर भी काम कर रहे हैं, तो कौन से स्टेट एक्टर को आप कंट्रोल करना चाहते हैं? आमिर सुहेल साहब जवाब दीजिए इस बात का, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन भी आई है कि आईएसआई ने बाकायदा दिसंबर के फर्स्ट वीक में मीटिंग की थी तमाम आतंकी संगठनों के नुमाइंदों के साथ, और उसके बाद वहीं पर एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया था इस हमले का, पठानकोट हमले का। तो यानी हम अभी भी मानकर चलें कि आईएसआई का भी रुख वही है, पाकिस्तान की आर्मी भी वैसे ही सोच रही है, कुछ बदलाव नहीं आया क्या? नहीं समीर भाई, बहुत बदलाव आ चुका जी। हमें असल में जो है वो अपनी सोचों की तब्दील करना होगा। हाँ। मैं थोड़ी सी अर्ज करना चाहूंगा, मेरे भाई ने जितने दोस्त बैठे हुए हैं, मुझे अफसोस के है इस वक्त कोई भी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जो लोग एक दूसरे से ताल्लुक रखना चाहते हैं, हाँ। यहाँ पर अभी तक सिर्फ स्टेट की बात हो रही है, गवर्नमेंट्स की बात हो रही है। हाँ। अवाम की कोई बात नहीं। शायद अवाम की सतह पर जो है मामला हर तरह है। हाँ। आपने ये बात की कि ये आईएसआई देखिए, हवा में किसी पर लगाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी तक जो है उसका कोई भी सबूत जो ऑथेंटिकेट होता है, अगर इतनी बात है तो आपके मोदी साहब हम सबूत देंगे तो आप कौन सा मान लेंगे? सवाल तो ये भी है ना। बहुत लोग सबूत तो पिछले कई सालों से आपको दिए जा रहे हैं, तो उन्हें इस चीज हाफिज सईद के खिलाफ हमने आपको सबूत पर सबूत सौंपे, आपने माना ही नहीं उन्हें। अरे भैया नहीं है, सबूत होते हैं। बख्शी जी आप जवाब देना चाहेंगे? आमिर सुहेल जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, देखिए मैं आमिर सुहेल जी को कहना चाहता हूं जी कि अगर आप अपने देश के नॉन स्टेट एक्टर्स को संभाल नहीं सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते, तो भारतवर्ष को करने दीजिए। हमारी फौज काफी काबिल है। अगर आपकी फौज नहीं कर सकती, हाफिज सईद को नहीं पकड़ सकती, आपके दाऊद इब्राहिम को नहीं पकड़ सकती, और जो आपका जकी उर रहमान लखवी के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकती, हाँ। तो आपकी सॉवरेनिटी किस काम की है? अगर आप नहीं कर सकते तो प्लीज आप दूसरों को करने दीजिए। ईदर डू इट और गेट आउट ऑफ द वे। सीपाल सिंह जी आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि इस मामले में जो ये कहा जा रहा है कि भाई पहले से ही इनपुट था कि इस तरह के हमले हो सकते हैं, आईबी का अलर्ट था 24 घंटे पहले ही, उसके बावजूद भी हम इन हमलों को होने से रोक नहीं पाए। एयरबेस का जो पहला सुरक्षा घेरा होता है उसे आतंकवादी तोड़कर अंदर दाखिल हो गए, वो तो दूसरा घेरा नहीं तोड़ पाए, वो ये खैरियत रही। मैं ये कहता हूं कि ये बहुत ही ज्यादा चिंता की बात है। हाँ। ये बहुत ही हमें ख्याल करना चाहिए। 24 घंटे की बात एक, उसके अलावा 2 दिन पहले ही पता था कि इनका ये प्लान है, इन्फिल्ट्रेट करेंगे। हाँ। 24 घंटे पहले तो उन्होंने आपके एसपी साहब के ऊपर अबडक्ट किया। ये सब होने के बावजूद भी हमने वहां पे कमांडो फोर्स भी भेजी,
एयरबेस में हमने और भी फोर्सेस भेजी, फिर भी वो पहला वाला जो घेरा है उसके अंदर आ गए। हाँ। तो ये जो बड़ा सीरियस बात है, हाँ। इसको बड़ा सीरियसली लेना पड़ेगा। हाँ। कि हमारी वहां पे इतनी चौकन्नी क्यों नहीं थे, हमारी वहां पे इतना एरिया को क्यों नहीं हमने परफेक्टली इम्प्रेग्नेबल क्यों नहीं बनाया, खास तौर पर एयरफोर्स बेस को। बिल्कुल, यानी बहुत बड़ी चूक तो हुई है। मेजर बख्शी, आखिर में आपसे जानना चाहूंगा, अब आपके हिसाब से क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए सरकार की इस हमले के बाद? मेरे हिसाब से अगर पाकिस्तान कहता है जी कि वो इन नॉन स्टेट एक्टर्स के वजह से ये सब कुछ हुआ है, उसकी सरकार का कुछ लेना देना नहीं, तो हमको इन नॉन स्टेट एक्टर्स के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, ठोस एक्शन, चाहे कोवर्ट या ओवर्ट, लेकिन आप एक्शन लें। अगर पाकिस्तान खुद कह रहा है कि वो हमारे साथ सहानुभूति रखता है और वो एक्शन नहीं ले सकता या उनके कंट्रोल के बाहर हैं, तो फिर हमको करने दे। ये सिर्फ जो कोरी यहां पे आंसू बहाने से थोड़ी ना काम चलेगा। ये भी कहा ठीक है, यानी कोरी बयानबाजी का वक्त अब नहीं रह गया है, अब एक्शन लेने का वक्त आ गया है और बातचीत जारी भी अगर रखनी है तो यह सरकार को देखना होगा कि आतंक के खिलाफ हम कड़े तौर पर एक्शन लेते हुए भी नजर आए और बातचीत का एक रास्ता जो है उसे भी बंद ना किया जाए। गोयल साहब जिस बात का जिक्र कर रहे थे, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। साथ ही हमारे तमाम दर्शक भी जो इस बहस को देख रहे थे उनसे हमने एक सवाल पूछा था। हमारा सवाल था कि क्या अब भी भारत पाकिस्तान बातचीत जारी रहनी चाहिए? हजारों की संख्या में आपके एसएमएस हम तक पहुंचे हैं। आप में से 59% लोग कह रहे हैं कि हां बातचीत जारी रहनी चाहिए, जबकि 41% लोग इस पक्ष में नहीं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपने दर्शकों का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा अपनी राय देने के लिए। सीधा सवाल में आज मेरे साथ बस इतना ही। लाइव इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।